हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो तो आज से हमने स्टार्ट किया है हमारा 12th क्लास के। हम वीडियोस देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और अनदर सब्जेक्ट्स के भी। तो सबसे पहले आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं बायोलॉजी के नोट्स पे। 12th क्लास की बायोलॉजी है, चैप्टर 1 के पूरा हम डिस्क्रिप्शन देंगे आपको। चैप्टर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नोट्स तो हर जगह अवेलेबल है, हर साइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेन बात ये होती है कि उसको समझाया कैसे जा रहा है। जितना इजी आप चैप्टर को एक बारी में समझ लेंगे, उसके बाद आप कोई भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के कैसे भी बुक्स के कोई भी नोट्स पढ़ेंगे ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। और जो चीज़ हमने समझ कर पढ़ी होती है, वो चीज़ हमें हमेशा ऐसे ही याद रहती है, उसको हमें बुकिश लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। हमारा बायोलॉजी का क्लास 12th के चैप्टर 1 के हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे कि चैप्टर 1 में आखिर है क्या। हम सारा कुछ ऐसे ही खेलते खेलते समझ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ चीज़ों को समझना, चीज़ों को भी नहीं, हमें सिर्फ वर्ड्स को समझना है और हमें अपने आप पता लग जाएगा वो वर्ड क्या कहना चाह रहा है। तो ये है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एज this chapter describes what is about this chapter, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। उससे भी पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लाइफ स्पैन क्या होती है। हमारी ज़िंदगी है, एक वर्ड सुना होगा आपने, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, जब भी हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। ऐसी डेथ जो बुढ़ापे की वजह से हुई हो, ठीक है। ऐसी नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से हो गई, किसी बीमारी की वजह से हो गई, अर्ली एज में हो गई, ये डेथ नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेचुरल डेथ की, जो कि हमारे बुढ़ापे की वजह से नेचुरली होती है, ठीक है। तो द ड्यूरेशन या ड्यूरिंग बिटवीन बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो अभी हमने देखा लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। अब सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन हमारी किसकी होती है वर्ल्ड में, जो हमारी मे फ्लाई होती है एक, ठीक है। उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ एक दिन की होती है। एक दिन में वो क्या होता है, उसके 24 घंटे ही उसकी पूरी ज़िंदगी होती है। वो जैसे कुछ घंटों में वो पैदा हुई, उसके बाद कुछ घंटों में वो यंग हो गई, एडल्ट हो गई, फिर वो एजिड हो गई, उसी में उसकी फैमिली हो गई, मतलब दोबारा उसने बच्चों को जन्म दे दिया। ये पूरा जो लाइफ प्रोसेस है वो उसका सिर्फ एक दिन का होता है, मतलब उसके लिए एक घंटा या कुछ एक साल के बराबर होता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन हमारी किसकी होती है, एक हमारा सिकुआ। सिकुआ क्या होता है, ये हमारा एक पेड़ होता है जो 4000 साल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो अब मेन हम पॉइंट पे आते हैं हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमारे रिप्रोडक्शन को आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बने, वो जिस प्रोसेस के थ्रू बने, उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट बॉडी से हमारे जो फॉर्मेशन हुआ है ऑफस्प्रिंग का, ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसका एम क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है। इवोल्यूशन होता है, मीन्स चेंजेस आते हैं हमारे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। एक के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन, ऐसे मेंटेन रहेगा सब कुछ, एक जाएगा दूसरा आएगा। थर्ड है कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूशन रहती है कि, है ना, चेंज होती रहती है, मतलब कॉन्टिन्यूशन स्पीसीज़ की बनी रहती है। ये वाली स्पीसीज़ आई, फिर नेक्स्ट स्पीसीज़ आई, कॉन्टिन्यूशन होती है एक के बाद दूसरा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, हमारे दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो पार्टनर से मिलके बना हो, मीन्स मेल और एक फीमेल से मिलके जो ऑफस्प्रिंग बनता है या बेबी बनता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें
किसी गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता और इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मेल एंड अ फीमेल, एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, दैट इज ओनली मदर, एंड देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अमीबा is a single parent organ और सिंगल पेरेंट। ये क्या करता है अमीबा जो है, अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जो ऐसे सिंगल पेरेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करता है, ये खुद ही को अपने आप को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है, ठीक है। और जब ब्रेक्स होते हैं 2 सेम, अब जो जैसे वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, 2 क्लोन बने, कोई भी 2 चीज़ जो दिखने में एकदम सिमिलर हो उसको हम क्लोन्स बोलते हैं, मतलब कॉपी, कार्बन कॉपी इज कॉल्ड क्लोन्स, ठीक है। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने पॉइंट देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे रेड कलर है, वाइट कलर, दोनों को मिला के हमारा कौन सा कलर बनता है, पिंक। ऐसे मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों को मिला के कोई एक हमारा ऑफस्प्रिंग बनता है, चाहे मेल बनेगा चाहे फीमेल बनेगा, लेकिन वो उन दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। लेकिन अब वहीं पे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे एक ही पेरेंट है जो कि मदर है, वो मान लीजिए रेड कलर के, तो उसके सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, रेड ऑफस्प्रिंग होंगे, मीन सिमिलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग इज नेवर आइडेंटिकल टू ईदर ऑफ द पेरेंट। कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट का बिल्कुल हमशक्ल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, इसमें कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। आप देखा होगा, कभी देखा है कि सेम दिखते हैं माँ के जैसे बच्चे या पिता के जैसे बच्चे, नहीं ना, ऑलवेज कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही जाएगा, चाहे आपको वो तिल का डिफरेंस दिखे, छोटे छोटे तिल होते हैं ना बॉडी पे, उसका डिफरेंस। और कभी भी कोई चीज़ ना हमारी 2 सिमिलर नहीं होती, हमारे दोनों ना हाथ सिमिलर है ना पैर सिमिलर है, उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस हमेशा मिलेगा, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन फॉर्मेशन होती है, मीन्स वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है गाइस, समझ आ गया। नेक्स्ट, एक आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे ना, और एक मल्टी सेलुलर, अब ये तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा पढ़ा ही होगा इसके बारे में। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, मतलब उन्हें कभी कोई मार नहीं सकता, ठीक है। मॉर्टल मीन्स डेड, जो जिनको कोई मार सकता है, और इमोर्टल मीन्स जिन्हें कभी कोई मार नहीं सकता, नॉट डेड, ओके। अमीबा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल क्यों होते हैं। अब आप आंसर देख लीजिए, जो अमीबा है, मैंने अभी बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमारा ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अमीबा इज कंसिडर्ड एज इमॉर्टल बिकॉज दे डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल एंड नेवर एंटर इनटू ओल्ड एज, ड्यू टू विच इट नेवर डाइज नेचुरल है एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड इमॉर्टल। समझ आएगा, ये कहना चाह रहे हैं जो अमीबा जो है उसको हम इमॉर्टल मानते हैं क्योंकि वो हमेशा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, कभी भी ओल्ड एज में नहीं जाता, जिसकी वजह से उसकी कभी नेचुरल डेथ नहीं हो पाती, इसलिए वो हमेशा इमॉर्टल कहलाता है, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही आप खुद ही चीज़ों का जवाब, क्वेश्चंस अगर ट्रिकी भी आएंगे तो लेकिन आंसर उनके इसी कॉन्सेप्ट में होंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़ाऊँ, एनसीईआरटी की पूरी मतलब पूरी बुक को एक्सप्लेन करूँ, चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके बाद हम उसकी भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले एक बात आप याद रखें, आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, उसको कभी थ्योरी वे में मत लिखिए। अगर आपके पास मान लीजिए मतलब एक पैराग्राफ है, उसमें 4 लाइनें लिखी हैं, तो आप उसको एज इट इज़ उतारने के बजाय उस 4 लाइन की उस पैराग्राफ की 4 लाइन को एक 4 लाइनों में कन्वर्ट कर दीजिए, पैराग्राफ हटा दीजिए, 4 पॉइंट बना दीजिए उसके, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उससे मार्क्स गेन करने में भी हमें आसानी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा,
जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ओनली सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, आइडेंटिकल क्लोन्स बनते हैं और क्लोन फॉर्मेशन होती है। तो यही इसमें लिखा है कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, क्लोन फॉर्मेशन, प्योर फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो वो पेरेंट है उसी से ही तो डिवाइड होके बना है, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारी बुक्स में ना कुछ टाइप्स दिए हुए हैं हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे पहले आप देख लीजिए फिजन। फिजन का मीन्स होता है ब्रेक डाउन। कुछ नहीं करना, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कोई पैराग्राफ टाइप नहीं पढ़ना, सिंपल याद रखना है। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन दो तरीके से हो सकता है, कोई भी चीज़ को तोड़ेंगे, ठीक है, बहुत दो तरीक़ों से टूट सकती है, या तो वो सिर्फ 2 पार्ट में टूटेगी या वो बहुत सारे पार्ट में टूटेगी। ठीक है, अब मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को ऐसे बीच में कुल्हाड़ी मारी, 2 पार्ट में टूट गई। लेकिन बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने ज़मीन पे गिरा, कितने पार्ट्स में टूटेगी? मोर देन 2 पार्ट्स में टूटेगी, वो तो नॉर्मल सी बात है। वही तो अगर कोई भी हमारा बाइनरी फिजन है, उसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ 2 पार्ट में टूटती है दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन। एंड इफ़ अ ब्रेक डाउन इन मोर देन 2 पार्ट्स, ठीक है, ब्रेक डाउन 2 से ज़्यादा पार्ट्स में होता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। सिंपल चीज़, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, बाइनरी मीन्स 1 या 2 पार्ट्स में टूटेगी। ऑफकोर्स 1 पार्ट में तो कोई चीज़ कैसे टूट सकती है, ठीक है। बाइनरी फिजन हमारे 4 तरीके के होते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होना, और बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना। अभी किस चीज़ का ब्रेक डाउन होना है, ये हम हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे एल्गीज वगैरह है या कुछ भी है, जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं कि वो कैसे किस शेप में ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये है बाइनरी फिजन, हमारे 4 तरीके के होते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है हमारा, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल का मीन्स ही क्या होता है, सिंपल ब्रेक डाउन होना, और बाइनरी फिजन का मीन्स क्या होता है, 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होना है। देखिए ये हमने ले लीजिए एक सर्कल है, अगर इसको ऐसे ट्रांसवर्स काटा तो ये 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक होगा, या तो इसको लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हैं, ओके, या फिर इसको जैसे ये 45 डिग्री पे काट दिया, या ऐसे 75 डिग्री पे, ऐसे 4 ऐसे अलग अलग उस पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसको सिंपल बाइनरी फिजन। एनी प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकता है, मतलब किसी भी डिवीजन में काटो, बट एक ही बार काटने से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए एनी प्लेन ऑफ डिवीजन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल है एमीबा। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल हमें नाम से क्या बता रहा है, लॉन्गिट्यूडनली काटना है, सिंपल एकदम। कुछ चीज़ों को रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल याद रखो और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। एनी आप लिख सकते हो, एनी माइक्रो या एनी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ डिवाइडेड इन एनी प्लेन ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। द एग्जांपल ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन आर अमीबा, और फिर बस ये डायग्राम बना दो, हो गया कंप्लीट। ऐसी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और फिर आप ये वो बना सकते हो डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल यूजलीना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हम इसको ओनली ट्रांसवर्स में काटेंगे, ओनली नाम एक्सप्लेन कर रहा है हमारा, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच डिवाइडेड इन ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, और डायग्राम बना दीजिए। ऑब्लिक का मीन्स होता है ना लॉन्गिट्यूडनल ना ट्रांसवर्स, आपको तिरछा टाइप में काटना, टेढ़ा जिसको बोलते हैं ना 75 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, उसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज डिवाइडेड इनटू ऑब्लिक पोजीशन या ऑब्लिक प्लेन ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल कैरेटियम, और हमारा डायग्राम बना दीजिए, सिंपल बाइनरी फिजन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था फिजन में, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से हमने अभी देखा ही था पीछे, मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 पार्ट्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम जैसे आप एग्जांपल बना दीजिए, प्लाज्मोडियम लिया हमने, इसको ऐसे ऐसे जैसे मर्जी है मल्टीपल तरीके में काटना, हमने काट दिए बहुत सारे तरीकों में, और ये हमारा हो गया मल्टीपल फिजन, सिंपल। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा। अमीबा पे शॉर्ट नोट या अमीबा के रिप्रोडक्शन पे शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको एनसीईआरटी के आपकी बुक में डायग्राम भी दिया होगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन मैं आज करके दिखा देती हूँ आपको। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप सिंपल तरीके से समझिए, अमीबा है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एशक्ष रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा, कैसे करेगा? अमीबा ना कंडीशन के अनुसार रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। जैसी फेवरेबल कंडीशन होंगी या नहीं होंगी। अब मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन होती है जो जिससे हम सहमत होते हैं, मतलब जो हमारे लिए अच्छी हो। अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स बहुत तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ तूफान आ रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, बहुत से सर्दी है, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अगर अमीबा के अंदर अगर अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा जो है वो बाइंड डिफिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर देगा। अभी हमने पढ़ा बाइंड डिफिजन क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू 1 और 2 पार्ट्स, ठीक है। ब्रेक हो जाएगा, अपने डॉटर सेल बना लेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अब बहुत तेज मान लीजिए बारिश है, धूप है, जो भी है, अब वो रिप्रोड्यूस कैसे करे? वो क्या करेगा, उसके अंदर ना एक सूडोपोडिया होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे सूडोपोडिया बने हुए हैं। इससे देखिए ये सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर मान लीजिए। सूडोपोडिया के चारों तरफ 3-4 लेयर्स होती हैं, 3 to 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो 3 to 4 लेयर्स अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करती हैं, सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसको हम सिस्ट वॉल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा नेम होता है एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन का मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल इन द अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन हो गई, जिससे क्या होगा, अमीबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। वो अपने सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करके बढ़ जाएगा एकदम तसल्ली से, ठीक है। फिर क्या आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मीन्स सब अब कोई दिक्कत नहीं है, फेवरेबल कंडीशन आ गई है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अपनी सिस्ट वॉल को लाइसिस कर देगा। लाइसिस मीन्स क्या होता है, अपनी सिस्ट वॉल को तोड़ देगा, ठीक है। और तोड़ने के बाद क्या होगा, सिस्ट वॉल टूट गई, फिर वो मल्टीपल फिजन करेगा। क्या करेगा, मल्टीपल फिजन। फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता था, बाइंड फिजन। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि अमीबा किस फेवरेबल कंडीशन में कौन सी फिजन करता है या अनफेवरेबल में कौन सी करता है, कैसे भी, तो आप देखेंगे कि फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइंड फिजन करता है एंड अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। अब इसने मल्टीपल फिजन कर दिया, बहुत सारे हमारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जो छोटे छोटे हमारे जो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, अब उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडियोस्पोर। और वो आगे जाके हमारे बेबी अमीबाज बनेंगे और आगे जाके मैच्योर अमीबाज बनेंगे। ये थी हमारी रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, ये तो थी हमारा ड्रामेटिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आपको इसको लिखना हो तो आप इसको 3-4 तरीक़ों से लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप ऊपर एक अमीबा के बारे में बता सकते हो, फिर अमीबा हमारा 2 तरह के रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन तो एशक्ष करता है, 2 कंडीशन में कर सकता है, या तो फेवरेबल कंडीशन में कर सकता है या अनफेवरेबल कंडीशन में कर सकता है। उसके बाद आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट बनाने के बाद, ये वाला जो फ्लो चार्ट है इसको बना दिया। अगर आपको देखिए थ्योरी लिखेंगे तो कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको आप फ्लो चार्ट लिखने वाले फ्लो चार्ट में बनाइए। ये तो डायग्रामेटिक तो थोड़ा थोड़ा डायग्राम से लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे अमीबा रिप्रोडक्शन, एशक्ष रिप्रोडक्शन, एक तरफ फेवरेबल कंडीशन, एक तरफ अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या लिखिए कि अमीबा रिप्रोड्यूस थ्रू बाइंड डिफिजन इन फेवरेबल कंडीशन, बट अमीबा अब अनफेवरेबल में क्या लिखेंगे, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा कांट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो amoeba has 3-4 layers in the pseudopodia which helps to form a cyst wall formation, and the process of cyst wall formation is called incestation. And when the favorable condition arrives, they lysis their cyst wall and then break down into multiple fission, and the small
small after a multiple fission, the small amoebas are called pseudopodiospore. After they mature, they are called mature amoebas, and this is the reproduction of amoeba in unfavorable condition. ऐसे ऐसे करके आप दोनों की अमीबा की रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सिर्फ आपको फ्लो चार्ट याद करना है, उसके बाद आप बना के खुद से लिख सकते हैं, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे थे, उसके बाद हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, बर्ड देखे हैं ना अपने पेड़ पे छोटे छोटे या नीचे कहीं पे बर्ड होते हैं, बर्ड। ठीक है, तो बर्डिंग क्या है, कोई प्रोसेस ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू बर्ड इज कॉल्ड बर्डिंग। बर्डिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो बर्ड के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलते हैं। सिंपल, एकदम इजी, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, बुक किस लैंग्वेज हर जगह मिल जाएगी, नोट्स भी हर जगह मिल जाएंगे, पर समझोगे तो नोट्स को देखते ही याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब आप डायग्राम देखिए, मान लीजिए ये बर्ड है। ठीक है, इसको हम प्रोट्रूबेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको और हाई लेवल का बना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसको आपको और हाई लेवल में पढ़ाया जाएगा। ये एक नॉर्मल समझने के लेवल का है, बट ये याद कर लिया तो बुक पढ़ के देखेंगे बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये बर्ड है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है पेरेंट बर्ड। इसी बर्ड के बिल्कुल साइड में छोटा सा बर्ड उग रहा होगा बिल्कुल ही बगल में, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। ये बर्ड बड़ा हुआ, थोड़ा मैच्योर हुआ, यंग हुआ, फिर ये अपने पेरेंट जितना बड़ा हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। तो हमें कितने बर्ड मिलेंगे, 2 बर्ड मिलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट, और एक को बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। सिंपल, बर्डिंग इज क्लियर। अब देखिए 2 तरीके के बर्ड होते हैं, या तो एक्सटर्नल बर्ड होगा या फिर इंटरनल बर्डिंग होगी। मीन्स या तो बर्ड बाहर की तरफ उग रहा होगा या अंदर की तरफ। तो हमने जो ऊपर बड़ा वो किया था वो तो बाहर ही उग रहा था, जो कि हमें दिख भी रहा था, तो उसको हम कौन सी बोल देंगे, एक्सटर्नल बर्डिंग। बट अगर बर्ड जो है अंदर भी उग सकता है, अब आप सोचेंगे ये कैसे, पहले तो उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, हाइड्रा। ऐसा आप ना कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब ना ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बर्डिंग, बर्ड से जो हो जाए उसको हम बर्डिंग बोलते हैं, बर्ड से रिप्रोडक्शन हो जाए। और इसका एग्जाम्पल हाइड्रा मीन्स वाटर। वाटर से आप अपनी तरफ से कुछ भी बना लीजिए, बोटर, बाहर का मीन्स ऐसी एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल मीन्स सीधी सी बात है, इंटरनल का मीन्स अंदर होता है, तो मीन्स जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो अंदर उगेगा। ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बर्ड जो है अंदर ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है स्पॉन्जिस। समझ आ गया गाइस, बिल्कुल इजी था बर्डिंग भी। बाकी आप सबसे आपको इजी तरीका यही है। अब आप सोचेंगे इसको कैसे लिखेंगे, बर्डिंग के बारे में एक लाइन लिखिए। ठीक है, 2-4 लाइन आप बुक से देख लीजिए, उसके बाद फिर आप लिखिए 2 तरीके की बर्डिंग होती है, एक एक्सटर्नल बर्डिंग होती है, एक इंटरनल बर्डिंग होती है। द बर्ड अराइजेज एक्सटर्नली विद द पेरेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बर्डिंग, द बर्ड अराइजेज इंटरनली इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग। एग्जाम्पल दे दीजिए और डायग्राम बना दीजिए, सिंपल, एक पेज का एकदम क्वेश्चन आंसर बन जाता है और एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन से भी 2 वर्ड्स में तोड़ दीजिए, स्पोरो मतलब स्पोर्स। ठीक है, स्पोरुलेशन मीन्स हमारा कोई प्रोसेस ही होता होगा, सिंपल, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ठीक है, अब स्पोर्स ये दिख रहे हैं छोटे छोटे गोल, स्पोर्स ना छोटे छोटे होते हैं अलग अलग, उसी मतलब छोटे छोटे दाने टाइप से होते हैं, उनको हम स्पोर्स बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है, जैसे अब एक एग्जांपल ले लीजिए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप सब इसके बारे में जानते होंगे, हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है हमारी पेनिसिलिन, जो हमारी कौन सी, वो भी हमारे एक फंजाई के मोड से हमें मिली थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इससे हमें मिली थी पेनिसिलिन, वो भी एक्सीडेंटली मिली थी। ये याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी क्या है, पेनिसिलिन है ना, और उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या था पेनिसिलिन के बारे में। अब देखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, एक ना हमारा कोनिडो 4 होते हैं, जैसे ये कोनिडो 4 है। ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स उग गए, ये देखिए स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। अब मान लीजिए एक कोनिडिया ब्रेक हो गया और फिर वो गिर गया नीचे, और वहाँ पे और कोनिडिया फोर्स ग्रो हो गए।
हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो कराना है ना। अब मान ली वो पीछे हमने अभी देखा फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, मतलब एक पैरेंट इन्वॉल्व था, एमीबा 2 में ब्रेक डाउन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बडिंग में क्या हो रहा है, पेरेंट्स के साथ ही ग्रो हो रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली। स्पोरिलेशन में क्या हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू ग्रो हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोनिडियोफोर था, उसके ऊपर स्पोर्स थे जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं। एक कोनिडिया हमारा गिर गया या टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से और बहुत सारे कोनिडियोफोर हमारे अराइज हो गए। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं। देखिए आगे चल के आपको थोड़े ऐसे ऐसे नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 12th की जो बायो है ना, बहुत इजी सी है। आपको हम इसका 3rd चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बायोलॉजी का। बाकी ना आपने 11th में पढ़े हैं, आपको पता ही होगा। बहुत ही मीन्स बायो जो 11th की थी थोड़ी रट्टा थी, लेकिन 12th की बायो टोटली इंटरेस्टिंग बायो, कुछ नहीं रटना, ओनली सब चीज़ें समझने वाली हैं। आज समझ लिया, आगे चल के आप किसी और मतलब ऐसे साइंस के रिलेटेड अपने सेक्टर में जाते हैं तो ये चीज़ें काम आएंगी, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, अब मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ये छोटे छोटे स्पोर्स इसके अंदर स्पोर्स थे, ग्रो कर गए, मैच्योर हो गए। इतने मैच्योर हो गए, इतने सारे स्पोर तो कोई एक दो तो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब वो ग्रो कर गए, इसके अंदर ग्रो कर गए, लेकिन हर चीज़ की भी एक लिमिट होती है ना। अब हम खाना खा रहे हैं, खाना छोड़िए, अब मान लीजिए गुब्बारे में पानी भर रहे हैं, एक समय आएगा ना गुब्बारा और नहीं झेल पाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, जिससे वजह से सारा पानी बाहर आ जाएगा। सेम ये ट्रिक यहाँ यूज़ हो रही है। क्लेमाइडोमोनास क्या करता है, उसके अंदर ही स्पोर ग्रो करते हैं। एक समय आते हैं इतने ज़्यादा स्पोर ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं कि उसके अंदर नहीं आ पाते, और जिसकी वजह से वो बर्स्ट आउट हो जाता है और बाहर आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर्स। समझ आएगा इस, सिंपल, ठीक है। जैसा कि अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हंसते खेलते मौज बनाते हम ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, नो टेंशन नो वरीज, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, याद है किसी को? नहीं? तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या था, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल प्लस फीमेल इज इक्वल्स टू मेक्स टू ब्रिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, विच आर नॉट आइडेंटिकल टू एनी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक। ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे दो, हम उसको टाइप्स में बांट देते हैं। एक हो सकता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के हिसाब से, और एक हो सकता है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स के हिसाब से, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मीन्स आप समझे नहीं होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ कैसे ना। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं। जैसा कि अभी पिछले बार में हमने बताया ना आपको कि चीज़ों को, वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और अपना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में आपको जो हमारे 2 पार्ट में बांटा गया है, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, और शेप और स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। अब आप सोचोगे हो ये कितने भयंकर वर्ड्स आ गए, क्या मतलब होता है इनका? इजी पीजी। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोगैमी के बारे में, एक्सो एंड एंडोगैमी, जो कि हमारे किसके टाइप थे, हमारे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइप से, ठीक है। तो एक्सो का मीन्स क्या, वो सब सिंपल भाषा में समझ लीजिए। एक्सो, एक्स बना, एक्स मीन्स क्रॉस, जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाए, और एंडोगैमी मीन्स जिसमें एंडो अंदर मीन्स खुद में ही फर्टिलाइजेशन हो जाए, मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब आप सोचेंगे ये कैसा अजीब सा है ना, बट होता है। देखिए एक्सोगैमी मीन्स होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, गैमी मीन्स गैमेट्स, मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल फ्यूजेस विद ईच अदर, ठीक है। कि डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे कि हम ह्यूमंस, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, लेकिन दो डिफरेंट पर्सन्स के होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्सोगैमी। अब डॉग ले लीजिए, डॉग का गैमेट होता है
और हमारा फीमेल डॉग का गैमेट, मेल डॉग का गैमेट, दो डिफरेंट इंडिविजुअल का गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होंगे और हमारे ऑफस्प्रिंग को या क्लोन ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोगैमी हुई है, ठीक है। फिर है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसको हम बायसेक्सुअल भी बोलते हैं या फिर हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट। ओके, तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ सेम इंडिविजुअल फ्यूजेस विद ईच अदर, मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा और वो अंदर ही फ्यूज हो जाएगा, मतलब 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली 1 इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हम एंडोगैमी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म या फिर टेप वॉर्म, वो छोटे छोटे केचुए टाइप से नहीं होते, लाल लाल से रेंगते से रहते हैं, बारिश के सीजन में आ जाते हैं ना, उसको अर्थवॉर्म टेप वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ना था आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हमारा ऊगैमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोगैमी। आइसो 2 वर्ड्स में तोड़ लीजिए, आइसो और प्लस गैमी। आइसो मीन्स सिमिलर और गैमी मीन्स गैमेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्यूजन की बात की गई है, कैसा सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होगा उसको हम आइसोगैमी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये जो टाइप है ये किस बेसिस पे, शेप के हिसाब से और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, गैमेट्स की उसके हिसाब से है ना, तो इसीलिए अगर सिमिलर किसी भी दो फीचर ऑफ सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, दिखने में सेम होंगे, तो उसको हम आइसोगैमी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। वहीं पे एनाइसो, आइसो मीन्स सिमिलर, तो एनाइसो मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो हमारे जैसे ऊपर आपने जरा हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा, ये मेल का गैमेट है सर्कल शेप में और ये फीमेल का गैमेट है, दोनों दिखने में सेम है, फ्यूजन हो गया आइसोगैमी, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, मेल का गैमेट मान लीजिए ऐसा है और फीमेल का गैमेट मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स या डिफरेंट शेप ऑफ गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड हमारा एनाइसोगैमी। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन में मेल का गैमेट कुछ ओवल टाइप शेप में होता है और फीमेल का गैमेट हमारा ऐसा टाइप शेप में होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे आपको बहुत वास्ट चीज़ें पढ़नी है, तो डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मेल गैमिट है, मेल गैमिट छोटा होगा और मोटाइल होगा। मोटाइल का मीन्स क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, 11 में पढ़ा होगा, जो चल सके, ठीक है। और फीमेल का गैमिट लार्ज होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा, मतलब मूव नहीं कर सकता होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों से हमने क्या समझा कि शेप जिसकी सिमिलर हो लेकिन साइज डिफरेंट हो, स्मॉल या लार्ज हो, मोटाइल या नॉन मोटाइल हो, उसको हम ऊगैमी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्गी। समझ आ गया बच्चों, ये ना हमने अभी तक सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको सबको समझ आ गया बहुत अच्छी बात। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें बुक से ऐसा कुछ पढ़ना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उसके लिए वीडियो लेके आएंगे। और आपको चाहिए कि आपको वास्ट नोट्स भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ऊपर से बता दीजिए, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है। ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, अगली जो कि हम अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप यहीं तक याद कीजिए, और याद क्या करना है, देखिए सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा वीडियो देख के, उसके बाद आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके बाद अपना एनसीईआरटी का चैप्टर खोल के देखिए, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। पहले चीज़ें समझिए, ठीक है, समझ आने लगेंगी, उसके बाद आप उसकी वास्ट स्टडी कीजिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने से पहले ना, कोई भी चीज़ या कुछ भी करने से पहले बेसिक्स जानना ज़रूरी है। बेसिक एक तरीके का मतलब सिंपल बेसिक्स है, ये सब समझ जाएंगे तो बुकिश लैंग्वेज तो आराम से समझ आ जाएगी। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।